मिशन 2030 राजस्थान का जो अशोक गहलोत ने दिया है। दरअसल इस मिशन का लक्ष्य सरकार ने बताया कि अगले 7 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में राजस्थान को शुमार करना और जो अभी प्रगति है उसको 10 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन हम भी सब जानते हैं कि जब भी किसी देश या प्रदेश का मुखिया सपना देखता है तो किसी एक व्यक्ति का उसका निजी सपना नहीं होता, एक साझा सपना होता है, एक शेयर्ड ड्रीम होता है जिसमें योगदान होता है हर एक नागरिक का, हर एक प्रदेशवासी का उसे साकार करने के लिए। तो किस तरह से इसमें हर एक प्रदेशवासी का योगदान हो सकता है, किस तरह से सरकारें काम करेंगी, और जो खासतौर पर राजस्थान की छवि पिछले 2 दशकों पहले की स्थिति देखें तो बीमारू राज्यों की रही थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार राजस्थान अब प्रगति के पथ पर है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, स्वास्थ्य देखें, शिक्षा देखें, बाकी तमाम कनेक्टिविटी को लेकर के देखें तो वो ज़बरदस्त तरक्की हुई है। लेकिन अभी भी काफ़ी जो मंजिलों का रास्ता है, जो 2030 का लक्ष्य रखा गया है, उसे पाने में अभी कई रास्तों से गुजरना बाकी है। और इसमें एक बड़ा सेक्टर आता है टूरिज़्म, जो राजस्थान की पहचान है और राजस्थान को जो सबसे ज़्यादा बिजनेस ट्रैक्शन कहें या फिर प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए, तो उसमें टूरिज़्म का बड़ा योगदान रहा है। और आज हम खास तौर पर जब अजमेर में हैं, और पुष्कर तो तीर्थों की तीर्थ कहा जाता है, उसके आसपास के इलाके को ब्रह्मा जी का मंदिर है, अजमेर में दरगाह शरीफ है, तो हम उस जगह पर हैं जो टूरिज़्म के लिए वैसे ही अपने आप में बड़ी पहचान रखती है। तो आज के कॉन्क्लेव के सत्र की शुरुआत हम टूरिज़्म सेक्टर से ही करेंगे, पर्यटन से ही करेंगे, और सेशन का नाम रखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजस्थान वाया टूरिज़्म। तो मेहमान हमारे साथ आज राजस्थान आरटीडीसी के राजस्थान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। राठौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब भी बात होती है टूरिज़्म की और प्रगति की, तो राजस्थान और टूरिज़्म अपने आप में एक पर्याय हैं दोनों। तो मिशन 2030 जब अगर गहलोत ने दिया है तो क्या मायने हैं टूरिज़्म के, इसमें किस तरह से अगले 7 सालों में टूरिज़्म राजस्थान को खास तौर पर मौजूदा दौर से और 2030 में कहां लेकर जाने वाला है? देखिए मनीष जी, राजस्थान की पहचान पूरे देश और दुनिया में बहुत विशिष्ट राज्य की है। आपने सही कहा, एक ज़माना था जब राजस्थान को बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब राजस्थान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से उसका नाम और ख़ास तौर पे टूरिज़्म सेक्टर बहुत बूम पे है। राजस्थान पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इन 5 सालों में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब ने, जैसे कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट मानव जाति पे आया और हम देख भी नहीं पाए कि, सोच भी नहीं पाए कि कोई ऐसा दिन आएगा, ऐसा संक्रमण आएगा, ऐसी बीमारी आएगी कि मानव मानव से डरेगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रबंधन राजस्थान की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना का किया, वो मॉडल और ख़ास तौर पे भीलवाड़ा मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का रहा। और उस मॉडल की चर्चा, कोरोना में जो जितनी मिनिमम जनहानि हो सकती थी वो हुई, और उस प्रबंधन की तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी की। उसी तरह से दूसरा जब फेज, और कोरोना ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया किसी को, तो वो टूरिज्म सेक्टर को किया। सारी होटल बंद, टैक्सियाँ बंद, हवाई जहाज बंद, ट्रेन बंद। हमारे आरटीडीसी की जो पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है, जो पूरी दुनिया में सुपर 10 लग्जरी ट्रेन में से एक ट्रेन है, वो भी खड़ी हो गई, बंद हो गई। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि आरटीडीसी और टूरिज्म सेक्टर को वापस पटरी पे कैसे लाएं, ये बड़ा चैलेंज था। तो पहली बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने टूरिज्म सेक्टर को 1500 करोड़ का बजट दिया, जो किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ी बात थी। देश के किसी राज्य में इतना बड़ा बजट नहीं हुआ। 1500 करोड़ का बजट जब प्रोविजन किया, उससे हमने इतना तेजी से काम किया। और आरटीडीसी, जो एक ज़माने में, ये आरटीडीसी नवंबर 1978 में आरटीडीसी का गठन हुआ, 78 में, और ये सोच के बनाया था कि
देसी पावने और विदेशी पावने को बुलाया जाए, राजस्थान की कल्चर से वाकिफ कराया जाए, राजस्थान में घुमाया जाए। लेकिन उस वक्त प्राइवेट होटल बिल्कुल न के बराबर थी, तो सरकार को होटल बनाने का काम भी था। तो टूरिज्म सेक्टर को एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आरटीडीसी का गठन किया, और 82 में आरटीडीसी ने रेलवे से एक एग्रीमेंट करके और पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि राजस्थान है वो राजाओं का, राजस्थान गढ़ों का, किलों का, हवेलियों का, और राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान का जो मेहमान नवाजी है वो लाजवाब है। तो उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कि ट्रेन का नाम रखा पैलेस ऑन व्हील्स, यानी राजमहल पहियों पे, वो नाम रखा। और 82 से वो ट्रेन लगातार आरटीडीसी ने चलाया, बहुत ही सफल संचालन रहा। उस ट्रेन का कोरोना के टाइम आके वो खड़ी होना पड़ा उसको। आरटीडीसी भी समय के साथ में कदम नहीं रख पाई, तो हमारी कंपटीशन हो गया प्राइवेट होटल से, तो हमारी ज़्यादातर होटलें बीमारू हो गई, बंद होने की स्टेज आ गई। और पिछली सरकार ने तो आरटीडीसी को बंद करने का करीब करीब फैसला कर लिया था। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने 1500 करोड़ का टूरिज्म डेवलपमेंट फंड दिया, उससे हमने जो पैलेस ऑन व्हील खड़ी हो गई थी उसको हम चलाएं कैसे। तो रेलवे और आरटीडीसी के मध्य में कुछ जो बकाया भुगतान था उसको लेके इशू था। हम दिल्ली गए, हमारा पूरा जो पर्यटन दल था वो दिल्ली जाके हम रेल मंत्री जी से मिले, रेलवे के चेयरमैन से मिले, और मिलके हमने वो जो इश्यूज को सोल्व करवाया। लेकिन चैलेंज ये था कि क्या कोरोना के बाद में ये ट्रेन आरटीडीसी खुद चला पाएगी। तो हमने आपको ये बताते हुए खुशी है उस चैलेंज को स्वीकार करके, और पैलेस ऑन व्हील को हमने चलाया ही नहीं, 5 करोड़ मुनाफे के साथ हमने आरटीडीसी ने मुनाफा कमाया। मुझे खुशी इस बात की है, उसके बाद में जितनी हमारी होटल्स है, 10 हमारी जो हेरिटेज होटल थी आरटीडीसी की, जिसमें से झूमर बावड़ी सवाई माधोपुर की सबसे पॉपुलर और सबसे यानी ऐसी लोकेशन है जो शायद ही देश में कोई होटल हो, उस होटल को हमने जीर्णोद्धार किया। आज वो बहुत ही खूबसूरती से चल रही है। सीली सेड अलवर की, हमारे पुष्कर जहां आप हैं, पुष्कर की जो होटल है हमारी आरटीडीसी की, सरोवर के ऊपर है, सबसे अच्छी लोकेशन की थी। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ वो होटल की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। अभी जब बजट हमारे पास पर्याप्त था तो उसको भी हमने बहुत ही अच्छी जीर्णोद्धार कर दिया और उसका हमने उद्घाटन भी कर दिया है। ऐसी 10 होटलें हमने आरटीडीसी करी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ा फैसला किया वो किया होटल को इंडस्ट्री का दर्जा देने का। ये बहुत बड़ा फैसला था, और ये फैसला और ये मांग पिछले लंबे समय से 30-40 साल से होटल व्यवसायी ये मांग कर रहे थे कि होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दे। यहाँ दर्जा दिया गया और उसका फायदा ये मिला कि तमाम होटलों के मालिक या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग मुख्यमंत्री जी को जाके ने धन्यवाद दिया, और आज सारी होटल जो हैं उसका असर ये हुआ कि अब सारे होटल के जो मालिक हैं उनका हौसला अफजाई हुई, और अब स्थिति ये बन गई है कि होटलों में जगह नहीं है। हमारी आरटीडीसी की होटलें फुल हैं, ये हालत हो गई है। और उसके बाद एक पॉलिसी लेके आए मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी, कि गांव-गांव में होटल खुले। उसमें पहले ये था कि कन्वर्जन कराते थे ज़मीन की तो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत सी बाधाएं थी, बहुत सी बैरिकेटिंग थी, सबको हटाया। और अब कोई भी आदमी जो होटल खोलना चाहे गांव में उसको कन्वर्जन की छूट दे दी, और कई तरह की सब्सिडी भी उसमें दी है। तो अब उसका पर्पज भी ये था मनीष जी कि गांव में जब होटल खुलेगी तो गांव के जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो ये एक बड़ा काम हुआ जो पूरे राजस्थान में, राजस्थान पहला राज्य है जहां होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, राजस्थान पहला राज्य है जहां ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी बनी, और फिल्म प्रमोशन पॉलिसी भी, जिसमें 2 करोड़ तक की सब्सिडी हमारी सरकार ने देने का फैसला किया है। जी, रूरल टूरिज्म का भी एक मेरे पास सवाल था, हालांकि आपने काफ़ी विस्तृत ढंग से समझा दिया।
मैं आप ही के जवाब से एक सवाल मेरे पास है धर्मेंद्र जी। आपने जिक्र किया कि किस तरह से पिछली सरकार में आरटीडीसी की प्रॉपर्टीज को बेचने की नौबत आ गई थी और सरकार उसे बंद ही करना चाहती थी, और आप उसे अब धीरे धीरे मुनाफे में लेकर आ रहे हैं और रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की नौबत आरटीडीसी की प्रॉपर्टीज को बेचने की या फिर ठेके पर देने की क्यों आती है? आपने पैलेस ऑन व्हील्स का जिक्र किया, वो खुद अब जब मुनाफे में आई है तो वो आपको प्राइवेट हाथों में जाने के बाद आई है। जयपुर में खासा कोठी का उदाहरण हमारे सामने, कभी वो एक ऐसा होटल था जहां पर विदेशी आके ठहरना चाहते थे, लेकिन आज उसकी हालत सबको मालूम है। गवर्नमेंट हॉस्टल का मामला आपके सामने कि उसमें किसी भी सरकारी होटल, मतलब करीब करीब 100 कमरे हैं उसमें, जिनको काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इस तरह की बहुत सारी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में या चाहे पूर्वी राजस्थान में, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता था टूरिज्म के लिहाज से। आरटीडीसी के मिडवे का, बहरोड का एग्जाम्पल आपके सामने कि वो हाईवे उसके सामने से निकाल दिया गया और वो पूरी तरह से बंद होने के कगार पे आ गया। तो ऐसा नौबत क्यों आती है कि सरकारों को उन्हीं की प्रॉपर्टी किराए पर, ठेके पर देनी पड़ती है, लेकिन जब वो निजी हाथों में आ जाती तो मुनाफा कमाने लग जाती हैं? ऐसा क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारों का अंधाधुंध निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण की राह पे चलना। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप देख लो कि जब से मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने अंधाधुंध निजीकरण पे जोर दिया है। रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, एयरपोर्ट करीब करीब प्राइवेट हाथों में जा चुके हैं, पोर्ट जा चुके हैं, और जितनी सरकारी बड़ी कंपनियां हैं, इवन आईटीडीसी की होटल है जो दिल्ली में अशोका होटल है, वो भी निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। बता ये रहा हूँ। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस की सरकारें हैं वो थोड़ा सोशल सिक्योरिटी और एक जुडिशियस फैसले करती है कि हमको, क्योंकि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो जनता को प्राइवेट हाथों पे पूरा नहीं सौंपे। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपकी बात को ही मैं कोट कर रहा हूँ कि हमारी सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा के लिए कई फैसले किए, उसमें सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करना। ये क्यों किया? मैं खुद कर्मचारी नेता रहा हूं कि कर्मचारी की ये फैसला 2003 में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम आई, और वो स्कीम ऐसी आई कि उससे जो शेयर मार्केट में वो पेंशन का पैसा लगता था, शेयर मार्केट अप हुआ तो पेंशन बढ़ गई, डाउन हुआ तो ओपन मार्केट में उससे आदमी असुरक्षित जीवन जी रहा था। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, पहला राज्य है राजस्थान जहां ओपीएस लागू की। इससे राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी पैदा हुई। उसी की बदौलत मैं ये कह सकता हूं कि जब कर्मचारी सिक्योर फील करेगा तो वो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उनको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएगा। मैं आपको बताते हुए खुशी है कि जितने हमारे महंगाई राहत कैंप है, चाहे कोरोना का प्रबंधन है, या जितने भी सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, उसमें राजस्थान का सरकारी कर्मचारी ने बढ़ चढ़ के और बहुत आत्मविश्वास के साथ और इफेक्टिवली जनता के बीच में लागू किया है। तो सरकारों की ड्यूटी है कि वो सामाजिक सुरक्षा का भाव पैदा करे। आपको पता है कि अभी हमारी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया राइट टू हेल्थ का, आरटीएच। देश का पहला राज्य है जहां राइट टू हेल्थ कानून, कई तरह के विरोध हुए, कई तरह की अड़चनें आई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट रहे, एकदम बोल्ड रहे और आरटीएच कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसी ढंग से मिनिमम गारंटी एक्ट, राजस्थान पहला राज्य है जहां मिनिमम गारंटी एक्ट बना। मिनिमम गारंटी एक्ट राजस्थान की जनता को सोशल रूप से सिक्योर फील कराता है। तो हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें अंधाधुंध आर्थिक उदारीकरण नहीं करती है, वो अपनी जनता को, और होना भी चाहिए कि जनता को सामाजिक सुरक्षा मिलते हुए फिर निजीकरण की तरफ जाया जाए। मतलब एक तरफा प्राइवेटाइजेशन एक तरफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए गरीब आदमी को, सरकारों की जिम्मेदारी है गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करे, ओपन मार्केट के भरोसे नहीं छोड़े। विकलांग आदमी है, निःशक्त है, अशक्त है, निर्बल है, गरीब है, उसको सरकारें एक प्रोटेक्शन दें, एक मिनिमम गारंटी दें, मिनिमम इनकम दें। बहुत सी सरकारें दुनिया में वो सोशल सिक्योरिटी देती है। 25 लाख का जो बीमा हुआ है वो एक तरह से सोशल सिक्योर फील किया है। राजस्थान पहला राज्य है जहां 25 लाख का बीमा हुआ है।
राजस्थान पहला राज्य है जहां दुर्घटना से 10 लाख रुपए का बीमा होता है। होता क्या था पहले, एक्सीडेंट हो गया या किसी न किसी कारण से किसी परिवार में मौत हो गई, उसको लाख रुपए 50,000 रुपए आए दिन लोग सड़कों पे लेके डेड बॉडी को बैठे रहते थे, और 50,000 कभी 1 लाख रुपए कभी 2 लाख रुपए। मैं नहीं समझता हूं कि देश में किसी भी राज्य में 10 लाख रुपए दुर्घटना का बीमा किसी राज्य में हो, मेरी जानकारी में नहीं है। तो मैं बता ये रहा हूं कि इस ढंग से मतलब कितने कानून हमारी सरकार ने बनाए हैं, और 2030 का जो मिशन 2030 है, ये मिशन 2030 ये है कि जिस ढंग से कांग्रेस की सरकार ने काम किया है 2030 तक आज जो राजस्थान है उसका 4 गुना से 10 गुना राजस्थान दिखेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नहीं, ये 10 गुना प्रगति की बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ समझ ये नहीं आ रही है कि अब जाहिर तौर पर नायाब नीतियाँ हैं कि राइट टू हेल्थ आप 25 लाख का बीमा कर रहे हैं, आपने रोजगार के मिनिमम वेजेस की गारंटी आप दे रहे हैं, महिलाओं के लिए आप तमाम तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं, स्वास्थ्य की ओल्ड पेंशन स्कीम आपने फिर से बहाल कर दी। पर बड़ा सवाल राठौड़ साहब ये है, खुद वही अर्थशास्त्री उठा रहे हैं जो यूपीए सरकार में सलाह दे चुके हैं कि गहलोत साहब तो नारा बना चुके हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि देंगे कहां से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि भाई जो बीजेपी के अन्य नेता भी कहते हैं कि ये तो कर्ज लेकर घी पीने जैसी आदत है, ये आप जो है दूसरे स्टेट पर दूसरी सरकारों पर इतना भार छोड़ जाएंगे और ये खराब नीति है, आप ये बड़ा आरोप लगता है। देखिए मनीष जी, कर्ज लेके अगर हमें कर्जा लेते हैं और जनता की भलाई के लिए कर्जा लेते हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगा तो चुकाएंगे कहां से। लेकिन इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन किया इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने, इतना शानदार कि बिना टैक्स लगाए और जो बजट में, अच्छा ये भी आप नहीं कह सकते हो कि चुनाव में ही किया है। पहला बजट आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का पहला बजट जो वो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया, शानदार बजट। दूसरा बजट शानदार, तीसरा बजट शानदार, चौथा बजट शानदार और 5वां बजट भी शानदार, यानी लगातार एक से बढ़कर एक फैसला किए उन्होंने। तो ये बीजेपी के आरोप कि उधार लेके घी पीना, ये उनका आरोप बीजेपी ने खुद अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो यूपीए सरकार में सलाहकार रह चुके हैं वो भी आरोप लगाते हैं गलत पॉलिसी है, वो बोलते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की तरफ अगर जो ज्यादा फोकस करोगे तो ये बातें होंगी। सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। अगर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करोगे तो आपको पेंशन देनी पड़ेगी, 1,000 रुपये हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अगर सामाजिक सुरक्षा महसूस कराओगे तो 25 लाख का बीमा करना पड़ेगा आपको। 25 लाख का बीमा जब राजस्थान सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्यों नहीं कर रही है? उनको करना चाहिए। महंगाई राहत कैंप यहाँ लगे, महंगाई को रिलीफ देने के लिए। महंगाई जबरदस्त है, बीजेपी सत्ता में आई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने महंगाई को बनाया। सिलेंडर को लेके आज भी हमें याद है, स्मृति ईरानी जी उस वक्त दिल्ली की सड़कों पे सिलेंडर के साथ उनकी फोटो छपी है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने महंगाई से राहत देने का कोई काम नहीं किया। महंगाई कई गुना बढ़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 500 रुपये का सिलेंडर किया है, तो ये सिलेंडर अगर 500 का हमने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। 500 हमने कर दिया, 500 वो कर दे तो सिलेंडर जो गरीब जनता है उसको फ्री मिल जाए। तो इस बीच जब वापस आप बोल रहे हैं कि किस तरह से नीतियां आपने फ्री 500 रुपए का सिलेंडर शुरू किया, हालांकि वो बीपीएल और उज्ज्वला स्कीम के तहत दे रहे हैं, आप सभी को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये 2030 तक जब मॉडल की बात होती क्या तो क्या और राहतों की बौछार होगी फिर इस मिशन 2030 के अंतर्गत? और क्या क्या होगा फिर? ये क्या 500 का सिलेंडर आगे भी मिलता रहेगा? क्या जो राहतें जो अभी दी जा रही हैं चिरंजीवी योजना के तहत इतना 25 लाख का बीमा आप दे रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम आप ले आए हैं, बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, आप स्कूटी बांट रहे हैं महिलाओं को, बच्चियों को, तो ये क्या तमाम योजनाएं इस तरह की जारी रहेंगी लगातार? और क्या इसमें राहतों की बौछार होती रहेगी 2020-30 तक? ये योजनाएं जैसे पेंशन की है, 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन कर दी है, 15% पेंशन हर साल बढ़ेगी, ये गारंटी दी है। और ये योजनाएं ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये राजस्थान में लागू हो गई, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में लागू हो गई, हिमाचल में लागू हो गई, पंजाब में लागू हो गई, कई राज्य लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छे कदम उठाए गए हैं और हमारी सरकार अच्छे कदमों को आगे बढ़ाएगी। और प्रोटेक्शन देने के बाद में जो नागरिक सशक्त हो गया,
जो नागरिक मजबूत हो गया और जो ओपन मार्केट में दौड़ सकता है वो ओपन मार्केट में दौड़ेगा। कौन चाहेगा कि वो 1,000 रुपये पेंशन ले, अगर उसकी इनकम खुद की बढ़ जाएगी, 20,000 हो गई, 50,000 हो गई, वो नहीं लेगा। लेकिन तब तक उसकी इनकम नहीं बढ़े, आज बेरोजगारी भयंकर है, बेरोजगारों को एक मिनिमम गारंटी तो देनी चाहिए ना भाई, ये हम बेरोजगार, जब तक वो नौकरी नहीं लगे, रोजगार उसको पर्याप्त नहीं मिले, तब तक उसको प्रोटेक्शन मिले। अगर उसको 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 अगर उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है तो अच्छी बात है, ये ड्यूटी है सरकारों की। जब वो नौकरी लग जाएगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, अपने आप हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का भाव ये है कि सरकारों की जिम्मेदारी है अपने प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित जीवन दे, और ये संविधान में अधिकार भी है, ये संविधान में लिखा भी है। एक आरोप ये लगता है कि आप दे तो जरूर रहे हैं लेकिन वसूल भी लेते हैं, मतलब आप पर वैट बढ़ाने का सबसे महंगा जो डीजल पेट्रोल मिलता है वो राजस्थान में मिलता है, और बाकी दूसरे सेस जो लगे हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप वसूलते हैं या बाकी तमाम सेवाओं के जरिए, बड़ा आरोप लगता है कि आप एक हाथ से बाट जरूर है लेकिन दूसरे तरफ से इनडायरेक्टली आप वसूल भी रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। वैट जो लगाया गया राजस्थान में उसको कम भी किया पिछले दिनों, और जो हिस्सा केंद्र से राजस्थान को मिलना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और बिजली की बात आप कह रहे हैं, बिजली में फ्यूल सरचार्ज की जो बात होती थी बिल्कुल माफ कर दिया गया है। तो इतनी रिलीफ, 100 यूनिट बिजली सभी के लिए माफ है और 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज भी माफ है। तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे राजस्थान की जनता को थोड़ी भी तकलीफ हो। एक सवाल और इस दौरान उभरता है कि ये जो मिशन 2030 है, आप अगर लोगों को याद होगा तो आपको तो जाहिर तौर पे आप काफ़ी समय से मुख्यमंत्री के नज़दीकी तौर पर काम करते रहे हैं। जब वो पहली सरकार में आए थे 1998 में, मुझे याद है कि उन्होंने एक मिशन अप्रोच नाम भी उस वक्त पे एक मिशन शुरू किया था। उसमें टॉप 5 प्रायोरिटीज़ उन्होंने रखी थी, उसमें पानी था एक राजस्थान में, और एक टूरिज्म सेक्टर भी उसमें था। और उसी की कमोबेश मैं जब इस मिशन 2030 को देखता हूँ तो उसकी एक झलक दिखती है। तो 2008-2003 तक उनकी सरकार फिर चली गई थी, तो वो जो मिशन अप्रोच था और अब मिशन 2030 है, कितना बदलाव राजस्थान में आ गया है? और क्या ये भी क्योंकि कई जगह पे ये शक शुबा मतलब दूर करना आपकी जिम्मेदारी है कि क्या ये भी कहीं कागजी मिशन तो बनकर नहीं रह जाएगा? देखिए, ये योजनाएं जो 5 साल में लागू की हैं वो धरातल पे उतर चुकी हैं। मिशन 2030 का पर्पज है कि 2030 आते आते राजस्थान की प्रगति 10 गुना बढ़ेगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोटा मॉडल डेवलपमेंट का राजस्थान का सबसे बड़ा मॉडल है। अभी चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क और कोटा शहर का जो जिस ढंग से लाइट फ्री कोटा किया है, जिस ढंग से वहाँ के सड़कें बहुत सुंदर बनाई है, एक अपने आप में देश में वो मॉडल बना है कोटा। हमारे 2030 तक हमारा सपना है कि शहरों का विकास हम कोटा की तरह, सारे शहर कोटा की तर्ज पे हो जाएंगे। तो हमने करके बताया है पहले कोटा को। आप कोटा जाइए, कोटा में घूमिए, आपको लगेगा कोटा पहले क्या था आज क्या है। जहां आप पुष्कर में हैं, पुष्कर ब्रह्मा जी की नगरी है, तीर्थों का तीर्थ है, यहाँ लाखों लोग स्नान करने आते हैं। और इस पुष्कर का हालत क्या था और इन 5 सालों में पुष्कर का हम क्या किया। ब्रह्मा जी का मंदिर तो जीर्णोद्धार के लिए लंबे समय से प्रतीक्षारत था, लेकिन नहीं हो पाया। आज ब्रह्मा जी का मंदिर का जीर्णोद्धार का बाह्य भाग तो जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, अंदरूनी भाग में भी मतलब, और था क्या, एएसआई विभाग से परमिशन के चक्कर में इतने साल अटका था। हमने प्रयास किया हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और वो आज ब्रह्मा मंदिर का काम चालू है। कोई जमाने में ब्रह्मा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने किया था। हम सौभाग्यशाली है, हमारी सरकार सौभाग्यशाली है, हम लोग सौभाग्यशाली है जो ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे माध्यम से हो पाया। पुष्कर का जो सरोवर है जिसमें लोग स्नान करने आते हैं, उस जल का आचमन करते हैं, बरसों से इस पुष्कर में सीवरेज का पानी जा रहा था। जो भी यहाँ पॉलिटिकल लोग या ब्यूरोक्रेट आते थे, तीर्थ पुरोहितों की पहली मांग होती थी कि पुष्कर सरोवर में गंदा पानी जा रहा है, उसकी रोकथाम हो। कई सरकारें आई, कई गई, किसी ने सुध नहीं ली। जो लोग मंदिर की बात करते हैं, सरोवर की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, ये वोट के लिए तो करते हैं लेकिन मौके पे कुछ नहीं करते हैं। ये साक्षात इसका पुष्कर एग्जाम्पल है। उस सरोवर में गंदा पानी की एक बूंद नहीं जाए,
उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने न केवल बजट दिया, उसका भी काम अभी चालू है, आप जाके देख सकते हैं। पुष्कर विकास प्राधिकरण, राजस्थान में जिले बने 19, संभाग बने 3, प्राधिकरण केवल राजस्थान में एक बना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया, वो पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाया। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और पुष्कर कॉरिडोर, पुष्कर का क्या कायाकल्प होगा, पुष्कर का हमने क्या सपना देखा है, जैसे कोटा का सपना धारीवाल जी ने देखा और उसको मूर्त रूप दिया, ऐसे पुष्कर का सपना हमने देखा कि पुष्कर क्या था और क्या, वो हमने पूरा तैयारी कर ली है कि आने वाला समय पुष्कर का इतना सुंदर बनेगा कि काशी विश्वनाथ और अयोध्या से ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं होगा पुष्कर, ऐसा पुष्कर बनाएंगे हम। उसके बाद में हम अजमेर आज क्या है, अजमेर आप देख रहे हैं, अजमेर में लगातार, अजमेर शहर में 4 बार उत्तर से 4 बार दक्षिण से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार जीत रहे हैं। और वहाँ हालत देखिए, पुष्कर अजमेर में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के हैं, अजमेर से सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो उसके बाद अजमेर का विकास हुआ क्या है, हम ये वादा कर रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो अजमेर का भी इतना जैसे कोटा है वैसा हम आने वाले समय में अजमेर को बनाएंगे। ये हमारा मिशन 2030 है। और ये बात हम खाली सपना नहीं दिखा रहे हैं, पहले हमने ग्राउंड पे काम किया है, कोटा पे काम कर चुके हैं, कोटा बन चुका है। अब हमारा मिशन 2030 ऐसे हम शहरों को बसाएंगे। ब्रह्मा मंदिर का काम चल रहा है, पुष्कर सरोवर का काम चल रहा है, पुष्कर विकास प्राधिकरण बन गया है, पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स के लिए जमीन हम देख रहे हैं, माइस यहाँ बन रहा है, भैरू घाटी का काम चल रहा है, पानी की समस्याएं अजमेर की हम दूर कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। और आने वाला 2030 है, उसमें इसलिए लोगों को विश्वास जम रहा है कि पहले इन्होंने काम किया है, हमने बातें नहीं की है, हमने जमीन पे काम करके बताया है। इसलिए राजस्थान की जनता ये जान रही है कि अशोक गहलोत जी उनकी सरकार काम करती है, बात नहीं करती है। और 2030 में राजस्थान कैसा बनेगा, राजस्थान टूरिज्म के सेक्टर में हमने ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का एक सपना देखा है जैसलमेर में। 2000 बीघा से ज़्यादा बीघा जमीन चिन्हित कर ली है, EOI RTDC ने जारी कर दी है। और इतना दुबई की तर्ज पे, जो दुबई में है, जो डेजर्ट है, वहाँ होटल्स आएंगी, पूरा एक ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर दी है, उस पे काम चालू है। 5 माइस सेंटर राजस्थान में, माइस 5 और 5 इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स, इसके बजट में घोषणाएं की है। ज़्यादातर जगह हमने ज़मीनें चिन्हित कर ली है, EOI जारी कर दिया है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। RTDC ने पहली बार, हमारी ट्रेन चलती है, हमारी होटलें हैं, हम बोटिंग का काम हमारा है, लाइट एंड साउंड शो है, उसके अलावा पहली बार RTDC ने हेलीकॉप्टर जाय राइड सेवा भी शुरू की है, जो जैसलमेर से शुरू की। तो आने वाला समय टूरिज्म का राजस्थान, चूँकि हमारा पर्यटन दल है वो भी स्पेन की राजधानी मैड्रिड जाके आया है। मैड्रिड में 168 कंट्री के जो प्रतिनिधि आए थे, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग, उसमें जब हम राजस्थान के लोग वहाँ इंटरेक्शन हुआ हमारा, तो राजस्थान से मिलने वाले, राजस्थान के बारे में जानकार, हमने जो ही कहा कि हम राजस्थान के हैं, वो एकदम उनके चेहरे खिल गए। अच्छा, राजस्थान जहाँ धोरों की धरती है, राजस्थान जहाँ पे टाइगर है, राजस्थान जहाँ पे सरिस्का है, राजस्थान जहाँ उदयपुर झीलों की नगरी है, राजस्थान में सब कुछ है। जाहिर तौर पर वो छवि बदल भी रही है। पहले एक ज़माने में, मेरा सवाल भी पूछता आपसे, अभी थोड़ा समय का अभाव है, कि जिस तरह से धोरों की धरती के तौर पर ही पहचान थी, लेकिन इन दिनों, मतलब पिछले कुछ बीते समय में, राजस्थान अब जल जंगल पहाड़ सब कुछ राजस्थान में दिखने लगा है। आप टूरिज्म से खुद ही राजनीति की बात पर आ गए, तो मैं राजनीति की बात भी आपसे कर लेता हूँ। राठौड़ साहब, पिछले जो 4.5-5 साल गुजरे राजस्थान की राजनीति में, वो किसी से छिपे नहीं है। मतलब आपसी रस्साकशी हो या फिर खींचतान हो, वो लगातार चलते रही, अदावत बगावत के दौर चलते रहे। फिर कभी अभी जो रिसेंटली एक लाल डायरी निकल आई, इन सब तमाम चीज़ों की बातें होती रहीं। लेकिन गहलोत फिर भी कहते हैं कि इस बार रिवाज बदलेंगे, है ना, सरकार रिपीट का और लगातार नारा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो जो अदावत चल रही थी वो थम गई है और इस बार सचिन और पायलट मिलकर जादू चलाएंगे? देखिए, एक घर में बर्तन होते हैं 2, वो भी बचते हैं।
और हमारे कितने झगड़े हैं, लड़ाई है, उससे ज़्यादा झगड़े राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में। राजस्थान की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पूरी पार्टी ने, सबने एकजुटता के साथ में काम किया है, राजस्थान की जनता की सेवा की है। इसलिए हम और जनता के लिए काम किया है। जनता से जब हम मिलते हैं तो लगता है, और जनता ये चाहती है कि राजस्थान की सरकार रिपीट हो। हम किसी घमंड में, अहंकार में नहीं है, हम हमारे अपने अंदाज से नहीं करें, राजस्थान की जनता की भावना है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैं कर्मचारी नेता भी रहा हूँ, राजस्थान में 10 लाख करीब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ओपीएस दिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई बहुत संगठित है, अपने अधिकारों के बारे में वो सब जानता है। उनको पता है कि वाकई में ही ओपीएस लागू हुई है कि नहीं है। ओपीएस वाकई में ही राजस्थान में लागू हो गई है। 25 लाख का बीमा पूरी दुनिया में, हम अभी यूरोप घूम के आए हैं, 25 लाख का बीमा पूरी दुनिया के शायद ही किसी देश में हो जहां प्रीमियम सरकार भरे और 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड करवाए। 1000 रुपये पेंशन हो ही गई। मतलब कितने बातें हैं जो आपको गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा। मंदिरों का जीर्णोद्धार, जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, उसके लिए 100 करोड़ का प्रोविजन किया गया है और बहुत बड़ा फैसला है ये। राजस्थान में गायों के लिए, जो ये बात करते हैं ना गाय की, मंदिर की और गरीब की, गाय के लिए भी पूरे देश में, राजस्थान में 9 महीने का अनुदान किसी जगह गौशालाओं में मिलता है, वो राजस्थान में मिलता है। राठौड़ साहब, और नंदीशाला में 12 महीने का अनुदान। तो गाय के लिए काम करे गहलोत सरकार, मंदिर का जीर्णोद्धार करे गहलोत सरकार, और गरीब का कल्याण करे गहलोत सरकार। इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि इस बार रिवाज बदलेगा और अशोक गहलोत जी की सरकार रिपीट होगी। आखिर में मेरा 20 सेकंड में आपसे सवाल है कि मिशन 2030 में क्या राजस्थान की जो छवि एक सेशन बेस्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन की रही है, क्या 365 दिन की भी वो टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाएगी मिशन 2030 में? बिल्कुल, इतना स्कोप है राजस्थान में कि अब पुष्कर में, अब जहां आप अभी अपना ये लाइव हो रहा कॉन्क्लेव, पुष्कर में पहले पुष्कर पशु मेले के नाम से जाना जाता था और बहुत कम टूरिस्ट आते थे। अब पुष्कर भी वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बनता जा रहा है। उदयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बन ही चुका है। पूरे राजस्थान में आप ऐसा कोई जिला नहीं होगा, जयपुर के तो कहने ही क्या है, कोटा की मैंने बात बताई दी आपको, अजमेर जहां ब्रह्मा जी की नगरी हो, ख्वाजा साहब की दरगाह हो, जहां नारायणी में जैन मंदिर हो, और जहां 2.5 दिन का झोपड़ा हो, जहां बड़ी बड़ी चर्च हो, पुष्कर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा हो, सारे तीर्थों का जो जीर्णोद्धार किया है या काम किया है वो हमारी गहलोत सरकार ने किया है। तो क्या माना जाए कि पुष्कर की इतनी बातें हुई तो इस बार जो है पुष्कर या अजमेर में कहीं से धर्मेंद्र राठौड़ भी वोट मांगते नजर आएंगे इस चुनाव में 2023 में? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा और पक्का कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो मुझे आदेश देगी वो काम किया है, कर रहा हूं और करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राठौड़ साहब, आपने तमाम सवालों पर खुलकर बात की एनडीटीवी के मंच पर, टूरिज्म से लेकर राजनीति और आपने निजी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे राठौड़ साहब, धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी के चेयरमैन, जिन्होंने तमाम सवालों पर एनडीटीवी के मंच से बड़े दिल से और बड़े खुलकर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन के लिए।